नमस्कार। कल हमने डीडीसी पत्ती के 19वां संस्करण पूरा पढ़ लिया था। उससे आगे बढ़ते हुए वर्गीकरण के अंदर ही अपन आज डीडीसी पत्ती की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे और डीडीसी पत्ती की विशेषताओं की आप हेडिंग लगा दीजिए, यानी डीडीसी पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीडीसी स्कीम। सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीडीसी स्कीम, डीडीसी पत्ती की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है वो हम देखेंगे। पहली विशेषता है, ये कैसी पत्ती है? एक परिगणनात्मक पत्ती है। डीडीसी पत्ती की पहली विशेषता है परिगणनात्मक पत्ती। ये कैसी पत्ती है? परिगणनात्मक पत्ती, यानी न्यूमरेटिव स्कीम। कैसी स्कीम है? न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। डीडीसी जब शुरुआती में आई थी, पहला एडिशन आया था 1876 के अंदर, तब से लेकर लगभग 15वें एडिशन तक क्या थी? डीडीसी पत्ती परिगणनात्मक पत्ती थी। उसके बाद लगभग 14 एडिशन के बाद लगभग टेबल्स का यूज होने लगा। टेबल्स का जैसे यूज होने लगा, टेबल्स का यूज होने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो गई? लगभग परिगणनात्मक पत्ती में कन्वर्ट हो गई। अब लिख लीजिए, डीडीसी पत्ती शुरुआत में एक परिगणनात्मक पद्धति थी, लेकिन जब से सहायक सारणियां का प्रावधान हुआ, ये पद्धति लगभग परिगणनात्मक पद्धति होगी। पहली विशेषता यही है इसकी। यह कैसी पद्धति? यानी मूलतः यह पद्धति थी परिगणनात्मक पद्धति, लेकिन जब से इसके अंदर सहायक सारणियां एंटर हुई, यानी सहायक सारणियां का प्रावधान हुआ, तब से यह पद्धति किसमें कन्वर्ट हो गई? धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआती तौर में इनमें बने बनाए क्लास नंबर थे। धीरे धीरे पक्षों को जोड़ने का भी प्रावधान इसके अंदर आता गया, और जब से ये टेबल्स का यूज किया गया इसके अंदर, फिर धीरे धीरे ये लगभग परिगणनात्मक पद्धति में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, इसकी दूसरी विशेषता है, यह आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी विशेषता है, ये प्रतिपक्ष विश्लेषण तथा पक्ष संश्लेषणात्मक पद्धति। दूसरी विशेषता है इसकी पक्ष विश्लेषण तथा संश्लेषणात्मक पद्धति, यानी faceted analytica and synthetic scheme। कैसी पद्धति हो गई? faceted एनालिटिकल एंड सिंथेटिक स्कीम हो गई। पक्ष विश्लेषण और पक्ष संश्लेषणात्मक पद्धति कब से हुई? जब से 17वें एडिशन में सर्वप्रथम पक्ष विश्लेषण का प्रयोग किया गया। फैसेट एनालिटिकल का प्रयोग सर्वप्रथम 17वें एडिशन में इसका प्रयोग किया गया। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम पक्ष विश्लेषण या फैसेट एनालिटिकल का प्रयोग कब किया गया डीडीसी के अंदर? तो 17वें एडिशन आपको बताना है। तो नोट कर लीजिए, 17वें एडिशन के बाद डीडीसी पद्धति में कुछ गुण पक्ष विश्लेषण के तथा कुछ गुण
संश्लेषण के आगे, कुछ गुण पक्ष विश्लेषण के आगे, कुछ गुण संश्लेषण के आगे। तो इनको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरह से पक्ष विश्लेषण और संश्लेषण के इसमें गुण आए हैं। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, शत्रु एडिशन से फेसेड एनालिटिकल का प्रयोग किया जाने लगा डीडीसी में, याद रखना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 800 मेन क्लास है लिटरेचर की, किसकी? लिटरेचर। 800 मेन क्लास होगी लिटरेचर की। 830 है किसकी? जर्मन लिटरेचर की, जर्मन लिटरेचर की। ये क्या हो गई? लैंग्वेज। और 831 है जर्मन पोएट्री की। ये क्या हो गया इसका? पोएम या रूप। और 831.91 है जर्मन पोएट्री 20th सेंचुरी। यानी ये इसका क्या हो गया? टाइम पक्ष, समय हो गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे इसके अंदर पक्षों के गुण आए और जोड़ने के बाद। देखिए जैसे 800 लिटरेचर मेन क्लास होगी, उसी के अंदर 830 किसके? जर्मन लिटरेचर के। जर्मन लिटरेचर के नंबर हो गया, यानी लैंग्वेज आइसोलेट हो गया, यानी लैंग्वेज हो गया, यानी लैंग्वेज का रूप हो गया। जैसे सीसी में आप फैसेट को जोड़ देते, उसी तरह इसमें भी जोड़ने का फिर धीरे धीरे देखना। फिर ये देखो जर्मन लिटरेचर के अंदर 831 जर्मन पोएट्री के जोड़े, यानी इसका पोएट्री का इसका रूप हो गया, यानी कार्य रूप या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। फिर 831.91 किसके? 91, यानी 831.91 जर्मन पोएट्री 20th सेंचुरी, यानी टाइम को जोड़ने का प्रावधान। इस तरह से इसमें धीरे धीरे फिर फैसेट का प्रयोग होने लगा, फिर सिंथेटिक्स का प्रयोग होने लगा। ये धीरे धीरे पद्धति किसमें? पक्ष विश्लेषण और संश्लेषण पद्धति होती गई। अब इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है इसमें प्योर नोटेशन का प्रयोग किया गया। कैसा? प्योर नोटेशन, यानी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया। इसमें प्योर नोटेशन का प्रयोग किया गया। तीसरी विशेषता है प्योर नोटेशन। नोटेशन यानी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया। पद्धति मूलतः एक शुद्ध अंकन पद्धति है, लेकिन 19वें एडिशन में सीमित मात्रा में कुछ अल्फाबेटिकल लेटर का प्रयोग किया जाने लगा। ये सर्वाधिक तौर में मूलतः 32 शुद्ध अंकन थी, बट लेकिन 1900 एडिशन में लगभग इसमें सीमित मात्रा में कुछ अल्फाबेटिक लेटर का प्रयोग किए जाने लगा। यानी अल्फाबेटिकल डिवाइस, यानी वही अल्फाबेटिकल लेटर वाली रंगनाथन वाली, जैसे सीसी में अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज किया रंगनाथन, उसी तरह इसमें भी डीडीसी के अंदर भी यूज किया जाने लगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पेपर ऑफ अफ्रीका, न्यूज पेपर ऑफ अफ्रीका, न्यूज पेपर ऑफ अफ्रीका कोई टाइटल है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर की मेन क्लास क्या होगी? 07, और अफ्रीका को ए से लिखते हैं, यानी अल्फाबेटिकल उठा दिया अफ्रीका का, तो इसको जोड़ने के लिए 07E, इस तरह से अल्फाबेटिकल का यूज किया जाने लगा। तो ये तीसरी विशेषता थी प्योर नोटेशन के अंदर ही अल्फाबेटिकल नोटेशन का धीरे धीरे इसके अंदर प्रयोग किया जाने लगा। अब अगली विशेषता देखते हैं। इसके अंदर रिलेटिव अंकन का प्रयोग है, रिलेटिव नोटेशन, सापेक्ष अंकन का प्रयोग किया जाने लगा। रिलेटिव नोटेशन का मतलब क्या है? अगली विशेषता रिलेटिव नोटेशन।
यानी सापेक्ष अंकन का प्रयोग किया जाने लगा। यानी सापेक्ष अंकन का प्रयोग यानी जैसे जैसे विषय की गहराई बढ़ती है और अंकन भी बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से अंकन भी बढ़ता जाता है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। टेक्नोलॉजी मैन क्लास किसकी होगी? 600 की। और इसी में मेडिकल साइंस 610, फिर डिजीज 616। अब आ गया डिजीज ऑफ 616.3। इस तरह से देखिए आप टेक्नोलॉजी से अंदर जा रहे हैं, उसी हिसाब से अंक भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये अंकन आगे और ये चलेगा सब्जेक्ट तो और भी अंकन बढ़ते जाएंगे। इसके अंदर भी रिलेटिव नोटेशन है, सापेक्ष अंकन का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन सापेक्ष अंकन का प्रयोग डीडीसी और सीसी में दोनों में पूछे तो सीसी के अंदर सबसे ज्यादा किया जाने लगा, क्योंकि सीसी एक अंक से ही उसके क्लास नंबर बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं अंक। इसमें क्या 3 अंकों से प्रथम क्लास नंबर बनते हैं, तो 3 अंकों से किसी विषय क्लास नंबर बनते हैं, मिनिमम 3 अंकों के बनेंगे। और इसमें मिनिमम सीसी के अंदर 1 अंक मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं ये। अब देखिए इसकी अगली विशेषता देखते हैं। इसके अंदर योजक विधि का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ऐड डिवाइस का प्रयोग किया गया। इसके अंदर ऐड डिवाइस का प्रयोग किया गया, यानी 5 विशेषता है इसकी, ऐड डिवाइसेस। इसके अंदर ऐड डिवाइस का प्रयोग किया गया, यानी योजक विधि। योजक विधि का मतलब है एक मेन सब्जेक्ट के साथ दूसरे मेन सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। जैसे रंगनाथन ने सब्जेक्ट डिवाइस का यूज किया था, उसी तरह उसी प्रकार यहाँ पे ये सब्जेक्ट डिवाइस वाली विधि है। सेम, इसका नाम अलग है, ऐड डिवाइस विधि है, और वही विधि का काम ये करेगी। यानी अब नोट कर लीजिए, इस विधि का अर्थ है डीडीसी एक मेन क्लास के साथ दूसरी मेन क्लास को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमें निर्देश मिलेगा तब करेंगे। हमने डीडीसी के अंदर एक मेन क्लास का साथ दूसरी मेन क्लास को जोड़ने का प्रावधान कब करेंगे? जब हमें निर्देश मिलेंगे। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें निर्देश मिला हो। यानी इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें निर्देश मिला हो, यानी एक मेन क्लास को दूसरी मेन क्लास के साथ जोड़ने का ऐसा हमें निर्देश मिला हो, तभी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे इसका प्रयोग। इस तरह से विधि है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसका। जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, दोनों ही मेन सब्जेक्ट है, यानी मेन क्लास है। आज मेडिकल लाइब्रेरीज अब देखिए मेडिकल का नंबर कितना हो गया? 610 मेन क्लास, और लाइब्रेरी का हो गया, लाइब्रेरी के अंदर भी 0 to 6 लाइब्रेरी, खुद लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी साइंस नहीं है, लाइब्रेरी का नंबर है। लाइब्रेरी साइंस तो 202, यानी 0 to 0 इस तरह से नंबर है लाइब्रेरी साइंस। लेकिन लाइब्रेरी अकेले लाइब्रेरी का नंबर पूछे डीडीसी में तो 0 to 6 इस तरह से नंबर है। तो यहाँ पे हमें निर्देश मिला है, यहाँ पे निर्देश मिला है, जहां पर निर्देश मिला उसको पहले जोड़ना है ना। जहां पर निर्देश मिला है इसको जोड़ेंगे 2 6 प्लस 610। एक और निर्देश मिल गया है, यहाँ पे मिला हमें यूज ओनली बेस नंबर। ये कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ। बड़े कॉस्ट का मतलब ये नंबर छोड़ना है 0 और सिर्फ बेस नंबर यूज करना है मेडिकल के। तो इसके नंबर क्या हो जाएगा? 206.61। ये इस तरह से इसके क्लास नंबर हो जाएंगे मेडिकल लाइब्रेरी। इस तरह से अपन ये ऐड डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल से समझिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ लॉ, बिब्लियोग्राफी ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लॉ एग्जाम्पल हो गया। बिब्लियोग्राफी के नंबर कितने हो गए? 016 और लॉ के 340। अब दोनों तरफ निर्देश मिला हुआ, इधर भी मिला हुआ, बिब्लियोग्राफी भी मिला हुआ, लॉ पर भी मिला हुआ, दोनों तरफ निर्देश मिला हुआ, तो किसी को भी पहले यूज कर सकते हैं आप। 340 016 यानी 340.01 ये इसके क्लास नंबर हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ निर्देश मिला हुआ है, हमें इधर भी निर्देश मिला हुआ है, ऐसा कैसा इधर भी निर्देश मिला हुआ है कि ऐड डिवाइस यानी योजक विधि का यूज कीजिए एक मैन क्लास को दूसरी मैन क्लास के साथ जोड़ने के लिए। तो हमने लॉ के अंदर जाकर इधर भी निर्देश मिला हुआ, इधर भी मिला हुआ, तो अपन किसी को भी आगे रख के जोड़ सकते हैं। तो 340.016। अब अगली विशेषता है, डीडीसी में किसी भी मैन क्लास के साथ समय को जोड़ने के लिए दो प्रकार की टेबल्स दी गई। एक विशिष्ट टेबल होती है, एक सामान्य टेबल होती है ना। तो देखिए अगली विशेषता लिख लीजिए, डीडीसी में किसी भी मैन क्लास के साथ समय को जोड़ने के लिए दो प्रकार की टेबल्स दी गई हैं। कौन कौन सी टेबल्स दी गई हैं? एक तो सामान्य सारणी हो गई, दूसरी विशिष्ट सारणी हो गई। सामान्य सारणी और विशिष्ट सारणी दो तरह की डीडीसी के साथ किसी भी मैन क्लास के साथ समय को जोड़ने के लिए दो प्रकार की टेबल दी गई है। सामान्य सारणी टेबल नंबर 1 के 09 में दी गई। कहाँ पे दी गई है? डीडीसी के टेस्ट 09 में दी गई है। किसी भी मैन क्लास के साथ इसको जोड़ सकते हैं। मैं ये पहले आपको सामान्य सारणी पढ़ा चुका हूँ। सामान्य सारणी मैंने कल आपको टेबल्स पढ़ाई थी, 7 टेबल, उसमें सामान्य सारणी का एग्जाम्पल भी करवाया था। टेबल 1 के अंदर 09 हमने बता दी थी। अब इसे सारणी देखते हैं। सारणी ऐसी सारणी है, इसका प्रयोग उसी मैन क्लास के साथ किया जाएगा जिसके साथ ये दी रहेगी, है ना, जिस मैन क्लास के साथ दी रहेगी। एंड इसका प्रयोग उसी मैन क्लास के साथ किया जाता है जिसके साथ ये सारणी दे रखी होती है, सारणी दे रखी होती। जिस मैन क्लास के साथ ये सारणी दे रखी होती है उसी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और सामान्य सारणी का प्रयोग तो किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता है और सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग, और ये प्लस 09 में दे रखी हो, टेबल फर्स्ट में दे रखी होती है। अब देखिए विशिष्ट सारणी का प्रयोग कैसे करते हैं, देखते हैं। विशिष्ट सारणी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप विशिष्ट सारणी का एग्जाम्पल नोट कर लेना। किसका? विशिष्ट सारणी का। जैसे एग्जाम्पल है हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए हिस्ट्री की मैन क्लास क्या हो गई? 900 हो गई, और उसको भी बड़े कॉस्ट्यूम में लिखा हुआ है ना। इंडिपेंडेंट की मैन क्लास क्या हो गई? 904। इंडिपेंडेंट हो गई मैन क्लास। और इंडिया के लिए नंबर क्या हो गया? टेबल T2 से प्राप्त कर लिया हमने, एरिया सब डिवीजन टेबल से प्राप्त कर लिया हमने, और इंडिपेंडेंट। अब इनको जोड़ते हैं, 0 को छोड़ना है। 904-54 तो क्या हो जाएगा? 990.454। इस तरह से इसके क्लास नंबर हो जाएंगे। विशिष्ट सारणी होगी। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे विशिष्ट समय सारणी कैसे यूज करनी है। जैसे हिस्ट्री के साथ इंडिपेंडेंट ये टाइम दिया गया है ना,
इसी के साथ देखो, इसी की मेन क्लास के देखो 900 के 904 नंबर है ना, इसी मेन क्लास के नंबर है, ये भी मेन क्लास के नंबर है, यानी इसी के साथ टाइम पक्ष भी आ गया, यानी टाइम पक्ष को भी जोड़ दिया और फिर स्थान को भी जोड़ दिया। देखिए फिर 900 ये यहाँ पे बोला गया है, निर्देश मिला 00 को हटाना है, निर्देश मिला, फिर 904 को जोड़ना है, फिर देखिए 9 आ गया इसका और 00 हट गए, फिर 9 इधर आ गए, 0 और डॉट 4 5 4। इस तरह से इसके क्लास नंबर यानी विशिष्ट सारणी है। जैसे जैसे विशिष्ट सारणी का विशिष्ट समय सारणी का प्रयोग वहीं पर होगा जिसके साथ ये दे रखी होगी, यानी जिसके साथ डायरेक्ट ये मेन क्लास के साथ डायरेक्ट दे रखी होगी उसी के साथ इसका प्रयोग होगा। एक लास्ट विशेषता है, डीडीसी पत्ती एक सरल पत्ती है क्योंकि इसमें इंडो अरेबिक नंबर का यूज किया गया है, प्योर नोटेशन का यूज किया गया है और जगह जगह हमें यूज करने के लिए नोटेशन मिले हैं, नोट मिले हैं कि भाई यहाँ क्लास हेयर, क्लास डू नॉट हेयर, यहाँ वर्गीकृत कीजिए, यहाँ वर्गीकृत मत कीजिए, इस तरह से हमें नोट मिले हैं, यहाँ 0 ऐड कीजिए, यहाँ 0 ऐड मत कीजिए। तो ये सबसे सरल पत्ती है। और डीडीसी पत्ती में एक और विशेषता लिख दीजिए, ये पद्धति सभी वर्गीकरण पद्धतियों की अधिनेत्री कहलाती है। ये सभी वर्गीय पत्तियों की क्या कहलाती है? अधिनेत्री कहलाती है। तो ये डीडीसी पत्ते की हमारी विशेषताएं कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारा वर्गीकरण चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैटलॉगिंग पढ़ेंगे और कैटलॉगिंग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।